स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। साथियों मैं बता दूं कि भारतीय विजन क्लासेस पर हिंदी साहित्य का इतिहास का हस्तलिखित प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है। जो भी विद्यार्थी क्लास 1 नहीं देखे होंगे वे क्लास 1 जाकर देख लें, क्योंकि वहां से हिंदी भाषा का उद्भव विकास से जितने भी निचोड़ प्रश्न थे सभी प्रश्नों को हम करवा चुके हैं। आज हम क्लास 2 लेकर आए हैं। आज हम इस क्लास में हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है, आदिकाल का संपूर्ण निचोड़ हस्तलिखित प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास होने वाला है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं सभी आज की इस क्लास से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ से जितने भी प्रश्न लिए हैं इससे बाहर एक भी प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं पूछ सकता है, क्योंकि पूरा निचोड़ इसमें दिया हुआ है। और सभी प्रश्नों को हम विभिन्न पुस्तकों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी निचोड़ प्रश्नों को हम बनाए हैं। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाएँ। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आदिकाल की समय सीमा। तो आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो संवत 1050, यहाँ पर ईस्वी थोड़ा सा इसको नहीं पढ़िएगा, संवत 1050 से संवत 1375, ये आदिकाल की क्या है? तो समय सीमा है। ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया है, संवत 1050 से 1375। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, हिंदी साहित्य का प्रथम काल को क्या कहते हैं? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को सर्वसम्मत द्वारा आदिकाल कहा जाता है। 4 कालखंड है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो प्रथम काल को सर्वसम्मत द्वारा आदिकाल कहा जाता है। अगर विद्वानों के द्वारा पूछा जाए तो वहाँ पर आपके अलग अलग विद्वानों के अलग अलग नाम दिए गए हैं प्रथम काल के। लेकिन अगर प्रथम काल अगर पूछा जाए, हिंदी साहित्य का प्रथम काल सिर्फ पूछा जाए, विद्वान को उसमें अगर ना जोड़ा जाए तो आपका सही जवाब हो जाएगा आदिकाल। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ, यानी हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो गारसा द तासी ने लिखा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ गारसा द तासी ने लिखा। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कितनी पद्धतियां हैं? यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन, यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया उसमें कितनी पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया है? यहाँ पर बताएं कितनी पद्धतियों के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ 4 पद्धति है, याद रखिए कितनी पद्धतियाँ हैं? तो 4 पद्धतियाँ हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की। पहला पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरा है कालानुक्रम पद्धति, तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति और चौथा है विधेयवादी पद्धति। ये 4 पद्धति है जिसके माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सा है? यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन हुआ उसमें 4 पद्धति अभी हम आपको बताएं, उसमें सबसे विकसित पद्धति कौन है? तो याद रखिएगा विधेयवादी पद्धति जो है वो सबसे विकसित पद्धति है। विधेयवादी पद्धति की स्थापना कौन किए? तो विधेयवादी पद्धति की स्थापना तेन, यानी ये जो फ्रेंच के रहने वाले थे तेन, इन्होंने विधेयवादी पद्धति की स्थापना की। अब विधेयवादी पद्धति के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो प्रथम प्रयोगकर्ता पूछे तो रामचंद्र शुक्ल जी होंगे। कभी कभी अगर आपका ऑप्शन में अगर तेन नहीं रहेंगे, विधेयवादी पद्धति का स्थापना कौन की, अगर ऑप्शन में तेन नहीं रहेंगे तो अब उसके बाद आपका जो सही विकल्प रहेगा रामचंद्र शुक्ल ही रहेगा, इसलिए हम आपको पहले ही बता दिए। प्रश्न नंबर 8 है, इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति अपनाने वाले विद्वान कौन कौन है? तो अभी हम 4 पद्धति बताए, उसमें से पहला वर्णानुक्रम पद्धति था। अब ये पद्धति क्या हुआ हम आपको बता दे रहे हैं। वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब होता है वर्ण के आधार पर, यानी जिनका नाम अगर अ से है, यानी हम इंग्लिश के लेटर में चलें तो जिसका नाम ए से है, जितने भी कवि का नाम वो ए से उनका पहले नाम आएगा, बी से फिर है उनका उसके बाद आएगा सी से। वर्णानुक्रम मतलब यही हुआ, वर्ण के आधार पर, लेटर के आधार पर कह सकते हैं। तो इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति अपनाने वाले विद्वान कौन कौन है? तो गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर। लेकिन यह पद्धति जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से यह पद्धति विकसित नहीं हो पाई, क्योंकि इससे जो कवि भक्ति काल के या फिर जो कवि आधुनिक काल के थे वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर वे सबसे आगे भी चले जा रहे थे, तो जिसके कारण इस पद्धति को ज़्यादा मतलब एक कह सकते प्रचलन नहीं हुआ। आगे चलते हैं, इतिहास लेखन में कालानुक्रम पद्धति अपनाने वाले विद्वान कौन है? अब एक कालानुक्रम पद्धति क्या है? इसमें काल के आधार पर, यानी किस काल में कौन कवि हुए, वो कालानुक्रम पद्धति हुआ। तो कालानुक्रम पद्धति अपनाने वाले विद्वान है जॉर्ज ग्रेसन और मिश्र बंधु। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण ये 2 प्रश्न थे, यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं।
प्रश्न नंबर 10 है, विधेयवादी पद्धति अपनाने वाले विद्वान कौन कौन है? उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, बच्चन सिंह जी और अन्य जितने भी विद्वान रहे, लेखक रहे, अधिकतर विद्वानों लेखकों ने विधेयवादी पद्धति को ही अपनाया। प्रश्न नंबर 11 है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? यानी हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ वह कौन सा है? उत्तर है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंदोई हिंदुस्तानी। इसके लेखक हैं गारशा द तासी। प्रथम भाग 1839 में, द्वितीय भाग 1847 में और तृतीय भाग 1871 में आया। और इस जो इतिहास ग्रंथ की भाषा रही वो फ्रेंच भाषा रही, क्योंकि इसके जो लेखक हैं गारशा द तासी फ्रांस के रहने वाले थे। प्रश्न नंबर 12 है, साथियों मैं आपको बता दूं कि जो भी विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी बिहार टीजीटी और पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा झारखंड के जो विद्यार्थी हैं अगर वे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जितने भी सहयोगी प्रतियोगी परीक्षा है झारखंड की जो जेएसएससी के माध्यम से ली जाती है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप पेपर 2 में हिंदी लिए होंगे, पेपर 2 अगर आपका हिंदी होगा तो पेपर 2 हिंदी का संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा बिहार टीजीटी पीजीटी का भी संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी भी, अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास का संपूर्ण निचोड़, अगर संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स चाहिए हिंदी साहित्य का इतिहास का, जिसमें आपका आएगा पद्य साहित्य और गद्य साहित्य, तो उसका भी संपूर्ण निचोड़ जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास का हस्तलिखित नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। तो जो भी विद्यार्थी लेना चाहेंगे, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसी में भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, उससे आप ज्वाइन करें, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, जहाँ से आपको किस प्रकार पीडीएफ लेनी वो भी जानकारी भी मिल जाएगी। साथ ही साथ वहाँ पर प्रतिदिन एमसीक्यू भी करवाए जाते हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, तो बहुत ही बेहतर है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ परीक्षा संबंधी भी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो आगे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 है, गारशा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में जो लिखे हैं एंदोई और हिंदुस्तानी, देखिए हम आप यहाँ पर बता दे रहे हैं, एंदोई और हिंदुस्तानी, ये जो दो शब्द हैं थोड़ा सा मेरा गला ख़राब होने के कारण यह वीडियो में कल ही लेकर आता, परंतु गला ख़राब होने के कारण हम नहीं ले आ पाया। आज भी मेरा आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आज मैं पूरा क्लास कर दूँगा। तो इंदोई और हिंदुस्तानी, ध्यान दीजिएगा, इंदोई और हिंदुस्तानी। तो इंदोई शब्द है हिंदी के लिए और हिंदुस्तानी शब्द है उर्दू के लिए, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें इंदोई शब्द का प्रयोग हिंदी कवियों के लिए किया या फिर हिंदी के लिए किया, और हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग उर्दू के लिए किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 है, गारशा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों का स्थान दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गारशा द तासी अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के 72 कवियों को स्थान दिया, जिनको अगर हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा की अगर संपूर्ण निचोड़ अगर पढ़ना हो तो मेरा जो चैनल है उसमें चले जाइए, उसमें आपको प्ले लिस्ट में डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा मिल जाएगा, जिसमें आप पूरा देख सकते हैं किस प्रकार कितने कवि रहे। हम यहाँ प्रश्नोत्तरी सीरीज करवा रहे हैं जिसमें हम फिर भी पूरा निचोड़ लेकर आए, जहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते सभी निचोड़ हैं। तो गारशा द तासी ने हिंदी के कितने कवियों को स्थान दिया? तो 72 कवियों को स्थान दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न नंबर 14 है, गारशा द तासी का इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह पूछ चुका है, यह प्रोफेसर लेवल की परीक्षाओं में यह प्रश्न आता है। तो गारशा द तासी इतिहास जो ग्रंथ है उनका, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंदोई हिंदुस्तानी, इसका प्रकाशन जो हुआ था वो प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति पेरिस यानी जो ब्रिटेन में, वहाँ से इसका क्या हुआ था तो प्रकाशन हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गारशा द तासी के इतिहास ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद किसने किया? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न आ जाता है। तो गारशा द तासी के इतिहास ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन हैं? तो डॉक्टर
लक्ष्मी सागर वार्स ने है, याद रखिएगा। और उन्होंने किया है यह अनुवाद 1952 ईस्वी में। और क्या नाम दिया है, तो हिंदी में जो अनुवाद करके उन्होंने नाम दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से उन्होंने गारसादा तासे के इतिहास ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में लिखित, अब हिंदी भाषा में लिखित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा में लिखित, वो तो फ्रेंच भाषा में था ना गारसादा तासी का, परंतु हिंदी भाषा में लिखित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? तो शिव सिंह सरोज है, जिसका प्रकाशन वर्ष कह सकते हैं 1883 ईस्वी है। अब शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो शिव सिंह सेंगर जी हैं। शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ जो हिंदी भाषा में लिखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा में आ जाए हिंदी भाषा में लिखित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? तो शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिव सिंह सरोज जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का, इसका प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी हम प्रश्न लेकर आए हैं, आप अगर प्रतियोगी परीक्षा में बैठे होंगे या फिर बैठिएगा, मिला लेना। आदिकाल से जितने भी प्रश्न आएंगे, अगर एक भी प्रश्न इससे बाहर पूछ जाएगा तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है लगभग सभी प्रश्न नहीं से आएंगे आदिकाल से। अगला प्रश्न है शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का विवरण है? शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का विवरण है? तो याद रखिएगा 1000 कवियों का विवरण है। 1003 कवि माने गए हैं। भाषा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो भाषा काव्य संग्रह के रचनाकार महेश दत्त शुक्ल हैं, और ये 1873 में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रश्न नंबर 21 है तजकीरा ई सुइरा ई हिंदी। तजकीरा ई सुइरा ई हिंदी इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मौलवी कौन है? तो मौलवी करीमुद्दीन है इसके क्या तो रचनाकार। ये भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? देखिए किस प्रकार परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न आता है। हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाएगा तो आपका क्या हो गया? इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। हिंदी भाषा में लिखित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? शिव सिंह सरोज। और अगर पूछ दे कि सच्चे अर्थों में, अगर ये शब्द लगा मिल जाएगा, याद रखिएगा सच्चे अर्थों में, वास्तविक अर्थों में, जो से भी हो, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? ये शब्द जहाँ लग गया आप याद रखिएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है वो सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो है इसके रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 24 है जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया है, यानी कितने कवियों को स्थान दिया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को स्थान दिया है। अब ये 952 कवियों में 886 कवि उन्होंने शिव सिंह सरोज से लिए हैं। किससे लिए हैं? शिव सिंह सरोज से 886 कवियों को लिए हैं, बाकी कवि अपने से जोड़े हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। प्रश्न नंबर 26 है, आज हम बहुत सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, जिनको भी CGL का हस्तलिखित पेपर 2 हिंदी का नोट्स चाहिए, यानी JSSC पेपर 2 का हस्तलिखित नोट्स चाहिए हिंदी का, तो संपूर्ण नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वीडियो के, उसमें आप मेरा नंबर मिलेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर वहीं पर टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का, जो भारतीय विजन क्लासेस का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप MCQ भी दे सकते हैं। साथ ही साथ बिहार TGT PGT की तैयारी कर रहे विद्यार्थी के लिए बहुत ही स्पेशल यह क्लास है, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न बिहार TGT PGT में आदिकाल से नहीं आने वाले हैं। तो आप भी इससे जुड़े रहें। अगर आपको पूरा संपूर्ण सिलेबस, क्योंकि सिलेबस उसका जारी तो किया नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें पढ़ना रहता है, तो आप ले सकते हैं, आप परचेस कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ कितने अध्यायों में विभक्त है? जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ जो है वो कितने अध्यायों में विभक्त है? तो 11 अध्याय हैं। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को 11 कालखंडों में बांटा, यानी 11 भागों में बांटा है।
जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को सवर्ण युग या सवर्ण काल दोनों याद रखिएगा, ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है। प्रश्न नंबर 28 है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ हिंदी में अनुवाद किसने किया? आप देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन का भी इतिहास ग्रंथ है जो अंग्रेजी भाषा में है। अब इसे अनुवाद हिंदी में करने वाले कौन है? तो किशोरी लाल गुप्त ने इसे हिंदी में अनुवाद किया। और क्या नाम दिया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और उन्होंने अनुवाद किया 1957 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 29 है, मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का विवरण है? मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का विवरण है? तो उत्तर है 4591 कवि, लगभग 5000 कवि। इसे भी आप याद रखिएगा, कई बार आता है लगभग में भी उत्तर दिया हुआ रहता है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है? तो मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है प्रथम 3 भाग का 1913 और चौथा भाग जो 1934 इसका क्या है? तो प्रकाशन वर्ष है। और इसके कुल कितने भाग है ये भी परीक्षा में आ सकता है। कुल 4 भागों में यह जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, देखिए कुछ विद्यार्थी तो सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं। अगर आप पूरा संपूर्ण वीडियो में आप बने रहिएगा, देखिएगा आप यहाँ से बहुत सारे प्रश्नों को सीख के जाइएगा। और प्रतियोगी परीक्षा में जब आप बैठिएगा, देखिए यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर से पूछने वाला नहीं है, तो पूरा निचोड़ है। तो पूरा वीडियो में बने रहें क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। अब मिश्र बंधु कौन कौन थे ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आता है परीक्षा में। इनमें से कौन है जो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? यह प्रश्न तो कई बार रिपीट कर चुका है एग्जाम में। तो मिश्र बंधु कौन कौन थे वो भी देख लीजिए। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 क्या थे? तो मिश्र बंधु थे, 3 भाई थे, श्याम, गणेश और मिश्र। इन तीनों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद का क्या किया था? तो इतिहास ग्रंथ को लिखा था। प्रश्न नंबर 32, हिंदी नवरत्न जिसका प्रकाशन वर्ष 1910 है के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? तो मिश्र बंधु ही हैं हिंदी नवरत्न के भी रचनाकार। इसमें हिंदी के 9 महान रचनाकारों का जीवन परिचय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ को प्रकांड कवि विरचित संग्रह किसने कहा? प्रकांड कवि विरचित संग्रह तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। रामचंद्र शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कवि विरचित संग्रह कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 34, रामचंद्र शुक्ल ने कवियों का परिचयात्मक विवरण किस ग्रंथ से लिया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कवियों का परिचयात्मक विवरण जो है मिश्र बंधु विनोद से ही क्या किए? तो लिए हैं। प्रश्न नंबर 35 है, हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। प्रश्न नंबर 36 है, कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। प्रश्न नंबर 37 है, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, देखिए यहाँ पर 2 है, दोनों को एक साथ हम ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाता है। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अगर स्केच होगा तो स्केच में याद रखिएगा एडविन ग्रिव्ज और हिस्ट्री होगा तो ईव के। शॉर्ट में याद रखिएगा कि हिस्ट्री वाला में शॉर्ट नेम दिया हुआ है और स्केच वाला में शॉर्ट नेम नहीं दिया हुआ है क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। खाली स्केच और हिस्ट्री में अंतर है। तो स्केच में याद रखिएगा कि नाम जो भी है वो शॉर्ट में नहीं है और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में AFE के शॉर्ट नेम दिया हुआ है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं, लेकिन इसे आपको याद करना होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य विमर्श के रचनाकार कौन है? तो हिंदी साहित्य विमर्श के रचनाकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। प्रश्न नंबर 40 है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखिए जितने भी रचनाओं की चर्चा किए, उसके रचनाकार की चर्चा किए, सभी हिंदी साहित्य के इतिहास ही हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो सबसे प्रचलित है, जिसका समय है 1929 के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। कह सकते हैं कि संपूर्ण हिंदी साहित्य का अगर सबसे प्रामाणिक इतिहास है तो यही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कहाँ से हुआ? रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। कहाँ से? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था।
आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? देखिए ये भी प्रश्न आ चुका है प्रतियोगी परीक्षा में, आप मिला लेना। तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ जो है सर्वप्रथम हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। और कहा जाता है सर्वप्रथम जो प्रकाशन इसका 1929 में हुआ था। 1929 में जो इसका प्रकाशन हुआ था वो हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशन हुआ था। और इसका संशोधित संस्करण जब निकला, हिंदी साहित्य का इतिहास का संशोधित संस्करण जो है वो 1940 में प्रकाशित हुआ, याद रखिएगा, संशोधित संस्करण 1940 में। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने दोहरा नामकरण की पद्धति अपनाई? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार की जो बिहार स्टेट की परीक्षा हुई थी, पीजीटी स्टेट की, उसमें यह प्रश्न आया था, हिंदी साहित्य के कौन से इतिहासकार ने दोहरा नामकरण की पद्धति अपनाई? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण की पद्धति अपनाई। अगला प्रश्न है, साहित्य इतिहास की दृष्टि से सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो साहित्य इतिहास की दृष्टि से सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक जो ग्रंथ है वो रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो सबसे प्रचलित है। और इन्हीं के मान्यताओं के आधार पर काल विभाजन से लेकर जितने भी ईस्वी सन है उसे माने गए हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? तो हिंदी साहित्य के विवेचनात्मक इतिहास के रचनाकार सूर्यकांत शास्त्री हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? तो राम कुमार वर्मा है। अगला प्रश्न है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रचनाकार कौन है? तो इंद्रनाथ मदान है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके रचनाकार कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 का इसका समय है, इसके रचनाकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी अन्य दो हिंदी साहित्य की और भी रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 52 है, 1952 है, याद रखिएगा। तो इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के विचार धारणाओं तथा स्थापनाओं का खंडन करने वाले एकमात्र विद्वान कौन है? तो इसका सही जवाब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी रामचंद्र शुक्ल जी के जो भी विचार धारणाएँ स्थापनाएँ जो भी किए गए उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में, उस पर किसी का हिम्मत तो नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी हिम्मत नहीं कर सका विद्वान, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी एकमात्र विद्वान है जिन्होंने उनके विचार धारणाओं जो भी स्थापनाओं मतलब जो भी वो माने थे उसका जो एक प्रकार से विरोध करने वाले जो कवि हुए वो लेखक हुए वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में इतिहास ग्रंथ नहीं लिखने वाले विद्वान कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ को संपादित करना यानी संपादक के रूप में है। प्रश्न नंबर 52 है, साहित्य का इतिहास दर्शन। देखिए साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। साहब का ईस्वी भी हम दे दिए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। अभी हम हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सबको हम देख रहे हैं। हिंदी काव्य धारा के लेखक कौन है? तो हिंदी काव्य धारा के लेखक है राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन जो है हिंदी काव्य धारा के क्या है? तो रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 54 है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इसके लेखक कौन है? तो गणपति चंद्र गुप्त जी है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक बच्चन सिंह हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास इसके लेखक कौन है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी है। देखिए अक्सर ये सारे प्रश्न जो है अगर यूजीसी नेट में या किसी प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, अक्सर मिलान करने वाला जो प्रश्न आता है, तो मिलान करने वाला प्रश्न अक्सर यही सब प्रश्न रहते हैं और आपको मिलान करना होता है कौन किन का है। प्रश्न नंबर 57 में चलते हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक है बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 58 है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है? तो आधा इतिहास के लेखक सुमन राजे जी हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस ग्रंथ को कवि वृत्त संग्रह कहा? देखिए प्रकांड था ना, प्रकांड कवि वृत्त संग्रह, तो प्रकांड कवि वृत्त संग्रह किसको कहा था उन्होंने? तो मिश्र बंधु विनोद को कहा था। अब यहाँ है कि कवि वृत्त संग्रह किसे कहा? तो कवि वृत्त संग्रह शिव सिंह सरोज को कहा। और बड़ा भारी, यहाँ पर बड़ा भारी भी कह सकते हैं, तो बड़ा कवि वृत्त संग्रह किसे कहा? तो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, क्योंकि ये 3 जो इनके कथन है 3 इतिहास ग्रंथों के विषय में अलग अलग है, इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? अब हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, ये भी एक इतिहास ग्रंथ है। अब इसके लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। प्रश्न नंबर 63 है, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन करने का प्रयास किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। इस प्रश्न को लगता दोहरा दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा? तो राम कुमार वर्मा ने संधि व चारण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा? तो आरंभिक काल कहा या प्रारंभिक काल कहा। मिश्र बंधुओं के अनुसार आदिकाल की समय सीमा है, तो मिश्र बंधुओं के अनुसार आदिकाल की जो समय सीमा है विक्रमी संवत 700 से 1444। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामचंद्र शुक्ल ने ज़्यादा परीक्षा में आता है। अब अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के कितने ग्रंथों का आधार मानकर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था उन्होंने? तो कितने ग्रंथों का आधार मानकर? तो 12 ग्रंथों का आधार मानकर क्या कहा? तो वीरगाथा काल कहा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने कालखंडों का सीमांकन किए हैं तो विक्रमी संवत में, याद रखिएगा विक्रमी संवत। विक्रमी संवत जो है वो जो ईस्वी सन है उससे 57 वर्ष आगे, याद रखिएगा। अगर कभी भी विक्रमी संवत दिया रहे उसमें आप 57 वर्ष क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, आपको ईस्वी निकल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा? तो 4 प्रकरणों में बांटा। कौन कौन प्रकरण? पहला प्रकरण सामान्य परिचय, दूसरा में अपभ्रंश काव्य, तीसरा में देश भाषा काव्य, चौथा में फुटकल रचनाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा निर्धारण किए हैं। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल की जो समय सीमा है वो है विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375, जो सर्वसम्मत भी माना गया है। परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आता है तो यही आपका ऑप्शन में दिया हुआ अक्सर मिलेगा। अगला प्रश्न 73, हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल को आदिकाल नामकरण किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस हम आदिकाल को हम पढ़ रहे हैं उसके प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। अभी आदिकाल नामकरण करने वाले कौन हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामचंद्र शुक्ल ने जब दोहरा नामकरण किया तो आदिकाल जरूर कहा, लेकिन अगर आदिकाल नामकरण अगर परीक्षा में आ जाए तो आपका सीधा जवाब होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहे थे। उन्होंने जो वीरगाथा काल कहा था उसका जो है वीरगाथा काल का जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया था तो उसके बारे में थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि उस कमियों को बताए थे, और उन्होंने कहा था कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है उसे आदिकाल कहना सबसे उचित होगा। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा? अब राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा, और अगर सिद्धों से अगर संबंधित कोई भी अगर लेखक है तो वो कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन है। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। 75 नंबर प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। अब यहाँ कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार आदिकाल का नामकरण दिया हुआ है। अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अंधकाल रामाशंकर शुक्ल साल वीरकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आधारकाल, मोहन अवस्थी सुमन राजे, शून्यकाल गणपति चंद्रगुप्त पुरानी हिंदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और संक्रमण काल राम खिलावन पांडे। इन्होंने क्या किया था? आदिकाल के अलग अलग नामकरण है। प्रश्न नंबर 77 है, किस काल की रचनाओं में राष्ट्रीयता का अभाव रहा? तो आदिकाल की रचनाओं में जो है आदिकाल और रीतिकाल दोनों ले सकते हैं। आदिकाल और रीतिकाल दोनों की रचनाओं में जो है राष्ट्रीयता का अभाव रहा। अगर आदिकाल की विशेषताएं पूछ देगा तो अक्सर दिया रहता है राष्ट्रीयता का अभाव, तो राष्ट्रीयता का अभाव रहा, यानी राष्ट्रीय परक रचनाएं नहीं लिखी गई, यानी अपने आश्रयदाता के प्रशंसा में आदिकाल में भी या फिर भक्ति या रीतिकाल में भी क्या करते थे? काव्य रचनाएं करते थे। प्रश्न नंबर 78 में चलते, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सरहप्पा जो है हिंदी के प्रथम कवि हैं, और ये सर्वसम्मत द्वारा भी माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है, और सर्वसम्मत द्वारा भी सरहप्पा को ही हिंदी का क्या माना जाता है? तो प्रथम कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्य या पुंड। पुष्य पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? तो पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि कहने वाले कौन है? शिव सिंह सेंगर हैं। अब यहाँ अन्य विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 80 में तो स्वयंभू जो है स्वयंभू को राम कुमार वर्मा माने हैं, राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी माने हैं, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी माने, विद्यापति को गणपति चंद्रगुप्त क्या मानते हैं? तो प्रथम कवि मानते हैं। अब आगे चलते हैं, हिंदी की प्रथम रचना किसे माना गया है?
तो हिंदी की जो प्रथम रचना है श्राव काचार जो देवसेन की है उसे माना गया, याद रखिएगा। हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा जरूर है, परंतु उनकी रचना को हिंदी का प्रथम रचना नहीं माना गया है। हिंदी की जो प्रथम रचना है वो श्राव काचार और देवसेन की रचना है, जो जैन थे। जैन कवि जैनाचार्य देवसेन की जो रचना श्राव काचार से हिंदी का क्या माना गया है, तो प्रथम रचना माना गया है, और ये जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आदिकाल में काव्यों की भाषा शैली क्या रही। तो आदिकाल में काव्यों की भाषा शैली बहुत ही महत्वपूर्ण VVI प्रश्न, ये याद रखिएगा। तो आदिकाल में काव्यों की भाषा शैली डिंगल और पिंगल भाषा शैली रही, याद रखिएगा। डिंगल और पिंगल भाषा शैली जो है आदिकाल की जो भाषा शैली है वो रही। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 83। आदिकाल की किस भाषा शैली में कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग होता है। तो डिंगल भाषा शैली में कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग होता है, और जितने भी वीर रचनाएं हैं यानी रासो काव्य में जितने भी वीर रचनाएं थी सभी डिंगल भाषा में लिखे गए। रासो काव्य की भाषा शैली क्या रही, तो डिंगल, याद रखिएगा, डिंगल भाषा शैली रही। अगला प्रश्न है रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से किस विद्वान ने माना। तो रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानने वाले विद्वान है गार्षादा तासी। रासक से मानने वाले विद्वान कौन है। रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानने वाले विद्वान कौन कौन है, तो गणपति चंद्र गुप्त, माता प्रसाद गुप्त, दशरथ शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को रासो शब्द की उत्पत्ति क्या से माने हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी रासो शब्द की उत्पत्ति क्या से माने, तो रसायन से माने हैं। रामचंद्र शुक्ल जी रसायन से, और याद रखिएगा गार्षादा तासी राजसूय से, और रासक से गणपति, माता प्रसाद, दशरथ शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा का समय स्वीकार किए हैं कितना, तो 769 ईस्वी। सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है, तो उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं जिनदत्त सूरी। अगला प्रश्न है सिद्ध साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म के किस शाखा से है। तो सिद्ध साहित्य का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है, याद रखिए किस शाखा से है, वज्रयान शाखा से है। अगला प्रश्न है 84 सिद्धों में महिला सिद्ध योगिनी कौन कौन है। तो 84 सिद्धों में जो है 4 जो थे वो महिला थी, योगिनी थी। वो कौन कौन है, तो मणिभद्रा, मेखलापा, कनकलापा और लक्ष्मीकारा, 4 क्या थी, तो महिला सिद्ध थी, योगिनी कहलाती थी। किस विद्वान ने लक्ष्मीकरा को योगिनी नहीं माना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लक्ष्मीकरा को योगिनी नहीं माना है। प्रश्न नंबर 94 है प्रथम बौद्ध सिद्ध तथा सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं। तो प्रथम बौद्ध सिद्ध किनको माना जाता है, सरहप्पा को, और सिद्धों में सबसे पुराना भी किनको माना जाता है, सरहप्पा को ही माना जाता है। प्रश्न नंबर 95 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किनका है। तो सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान जो है लुइपा का, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान है। अगला प्रश्न है सिद्ध कवियों में सबसे विद्वान कौन है। तो सिद्ध कवियों में सबसे विद्वान कनप्पा थे, याद रखिएगा कनप्पा। इनका संबंध काव्य से है, गीतों से है, ये बहुत बड़े विद्वान थे। प्रश्न नंबर 97 है सिद्ध कवि अपने नाम के आगे क्या शब्द लगाते हैं। तो पा शब्द लगाते हैं, सरप्पा, सबरप्पा, है ना, डोम्भिपा, कुकरिप्पा, तो पा शब्द लगाते थे कनप्पा। सिद्धों की भाषा क्या है। तो सिद्धों की भाषा क्या, तो संध्या भाषा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 99 में चलते हैं सिद्ध साहित्य में महामुद्रा या शक्ति योगिनी का क्या अर्थ है। तो सिद्ध साहित्य में महामुद्रा या शक्ति योगिनी का अर्थ है स्त्री सेवन से है। किससे है, स्त्री सेवन से है। सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र इत्यादि किस कवि के नाम है। सरहप्पा के, ये सभी नाम सरहप्पा के, याद रखिएगा। सरहप्पा को राहुल भद्र भी कहा जाता है, सरोज वज्र भी कहा जाता है, या सरहपाद भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 101 दोहा कोश किनका प्रसिद्ध रचना है। तो सरहप्पा का प्रसिद्ध रचना है। दोहा कोश का संपादन किसने किया। तो प्रबोध चंद्र बागची ने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न VVI है। चर्यापद किनका प्रसिद्ध रचना है। चर्यापद जो है सबरप्पा का प्रसिद्ध रचना है। सबरप्पा के गुरु कौन थे। तो सरहप्पा जो है सबरप्पा के क्या थे, गुरु थे। लुइपा के गुरु कौन थे। लुइपा के गुरु सबरप्पा थे। कनप्पा के गुरु कौन थे। तो जालंधरप्पा थे। और कुकरिपा के गुरु कौन थे। तो चरपटिया थे। और डोम्भिपा के गुरु कौन थे। तो विरूपा क्या थे, डोम्भिपा के क्या थे, तो गुरु थे। प्रश्न नंबर 109 है बोधगान ओ दुहा के संपादक कौन है। तो हरप्रसाद शास्त्री जो है बोधगान ओ दुहा के क्या है, तो संपादक हैं। चर्या गीत के रचयिता कौन है। सरहप्पा है। चर्या गीत के कौन है। तो सरहप्पा जो है वो चर्या गीत के क्या है, तो रचयिता हैं। सिद्धों के सिद्ध साधना का मुख्य केंद्र कहाँ थे। तो नालंदा और विक्रमशिला ये 2 स्थान थे जहाँ सिद्ध लोग रहते थे और सिद्धि किया करते थे। प्रश्न नंबर 112 है बौद्ध धर्म से अलग होकर सिद्धों ने किस
वाद का परिवर्तन किया। तो बौद्ध धर्म से अलग होकर सिद्धों ने महासुखवाद का क्या किया, तो प्रवर्तन किया। प्रश्न नंबर 113 है, जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। यह कथन किनका है, तो कनहप्पा का है। कनहप्पा कहते हैं जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा तब तक जो पंचवर्ण की स्त्रियां हैं, जो अपनी पत्नी नहीं है, उन स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। ये किनका कथन था, तो कनहप्पा का कथन था। प्रश्न नंबर 114 है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है गोरखनाथ है। कौन है, गोरखनाथ है। हठ योग का प्रवर्तन किसने किया, तो गोरखनाथ ने किया। गोरखनाथ किसके शिष्य थे, तो मत्स्येंद्रनाथ के क्या थे, शिष्य थे। नाथों की संख्या कितनी है, तो 9 है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो योग, यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति जो है वो तुलसीदास की है। प्रश्न नंबर 119 है, नाथों में कौन कौन है जो सिद्धों में शामिल हैं। यानी नाथों में वो कौन कौन है जो नाथ भी हैं, सिद्धों में भी शामिल थे, यानी 84 सिद्धों में शामिल थे। तो गोरखनाथ जो गोरखछप्पा के नाम से थे सिद्ध में, जालंधरनाथ जो जलंधरप्पा के नाम से, चरपटनाथ जो चरपटिया के नाम से, तो नागार्जुन, ये सभी चारों क्या थे, तो वो सिद्धों में भी शामिल थे। प्रश्न नंबर 120 है, महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव ने गोरखनाथ की शिष्य परंपरा किस प्रकार बताए हैं। तो महाराष्ट्र के जो संत हैं ज्ञानदेव, उन्होंने गोरखनाथ की शिष्य परंपरा को किस प्रकार बताए हैं। तो उनकी शिष्य परंपरा है आदिनाथ जो जालंधरप्पा थे, जालंधरनाथ थे, उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ के गुरु गोरखनाथ, और गोरखनाथ के गुरु उल्टा हो गया, ऐसे लेंगे, उल्टा हो गया। आदिनाथ जिनका नाम था जालंधरप्पा, इनके शिष्य मत्स्येंद्रनाथ, अब इनके शिष्य गोरखनाथ, और गोरखनाथ के शिष्य ज्ञानीनाथ, ऐसे चलेगा। इधर से गुरु गुरु गुरु, इधर से शिष्य शिष्य शिष्य, उल्टा कर देंगे। अगला प्रश्न है, नाथ योगियों को कान में बड़े बड़े छेद करके भारी भारी कुंडल पहनने के कारण उन्हें क्या कहा जाता था। जो नाथ लोग थे वो अपने कान में बड़े बड़े छेद करके कुंडल पहनते थे, तो इसके लिए उनको एक और नाम दिया गया था, नाथों को कनफटा नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, तो कनफटा। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय को अवधूत मत, योग मत, योग संप्रदाय इत्यादि कहा जाता है। तो नाथ संप्रदाय को अवधूत मत भी कहा जाता है, योग मत भी कहा जाता है, योग संप्रदाय भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 124 है, कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है। तो कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्रनाथ हैं। प्रश्न नंबर 125 है, मत्स्येंद्रनाथ को योगनियों के माया जाल से मुक्त किसने कराया। तो गोरखनाथ ने कराया। अगला प्रश्न है, गोरखवाणी के संपादक कौन है। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं जिन्होंने गोरखवाणी का संपादन किया। प्रश्न नंबर 127 है, आत्मबोध शब्दी ज्ञान ज्योतिषा रोमावली के रचनाकार कौन है। तो गोरखनाथ की सभी रचनाएं किनकी हैं, तो गोरखनाथ जी की हैं। प्रश्न नंबर 128 है, किस पंथ में नारी भोग का विरोध तथा अंत साधना पर बल दिया गया। तो नाथ पंथ में। सिद्धों और नाथों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, यह कथन को पूरा अच्छा से देख लेते हैं। सिद्धों और नाथों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। यह कथन किनका है, तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। प्रश्न नंबर 130 है, किस रचना में ऋषभदेव के दो पुत्रों भारतेश्वर और बाहुबली के मध्य का युद्ध वर्णन है। तो शालिभद्र सूरी में, जिसका रचना काल 1184 ईस्वी। चंदन बाला रास के रचयिता कौन है। तो आसगु हैं। रेवंतगिरी रास के रचयिता कौन है। विजय सेन सूरी हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत की सबसे पुरानी रचना कौन है। तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार वीर गीत की जो सबसे पुरानी रचना है वो है बिसलदेव रासो। याद रखिएगा कौन है, बिसलदेव रासो। प्रश्न नंबर 134 है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रासो ग्रंथ में रसायन शब्द बार बार आया है। तो बिसलदेव रासो जो है उसमें रसायन जो शब्द है वो बार बार आया है। 135 नंबर प्रश्न है, रासो ग्रंथों में किस रस की प्रधानता रही है। तो वीर रस की प्रधानता रही है। किस रस की प्रधानता रही है। रासो ग्रंथों में वीर रस की प्रधानता रही है। खुमान रासो के रचयिता कौन है। तो दलपति विजय जो है वो खुमान रासो के क्या है, तो रचयिता है। प्रश्न नंबर 137 है,
किस रचना में खुमान द्वितीय और खलीफा अलमामो के बीच युद्ध का वर्णन है? तो इसका भी सही जवाब होगा खुमान रासो में यह युद्ध है। अगला प्रश्न है 138, खुमान रासो किस प्रकार का काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। किस रचना में भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर का चौहान राजा बिसलदेव, भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर का जो राजा है वो बिसलदेव तृतीय का विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की गाथा वर्णित है? तो इसका सही जवाब है बिसलदेव रासो। अब बिसलदेव रासो किस प्रकार का ग्रंथ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न आसान है जिसे मैंने यहाँ नहीं लिया है, तो कुछ प्रश्न को हम कमेंट बॉक्स में आपको लिखने के लिए छोड़ दिया है। तो बिसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है, इसका भी हम लगता है MCQ बना दिए, नीचे देखिए लिखा हुआ है। तो बिसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? श्रृंगारिक काव्य है। बिसलदेव रासो का रचना काल कितना? 1212 संवत है। जेठ नमी को इस ग्रंथ का जो क्या है रचना काल बताया गया है। किस रचना में राजमती का विवाह का वर्णन है? तो बिसलदेव रासो में राजमती का विरह वर्णन है ना, विरह वर्णन है। प्रश्न नंबर 143 है, बिसलदेव रासो के कितने खंडों में रचित है? तो बिसलदेव रासो 4 खंडों में है। पहला खंड है राजमती का बिसलदेव से विवाह, दूसरा खंड में बिसलदेव राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं, तीसरा खंड में राजमती का वियोग बताया गया है, और चौथा खंड में राजमती और बिसलदेव पुनः मिल जाते हैं। तो 4 खंडों में है। प्रश्न नंबर 144, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई हैं। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो बिसलदेव रासो में मिलता है। देखिएगा बिसलदेव रासो से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन गए। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का भी वर्णन बिसलदेव रासो में ही मिलता है। प्रश्न नंबर 146 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य और प्रथम महाकवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, प्रथम महाकवि जो है चंद्रबरदाई है। याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ही है, ये भी याद रखिएगा। 147 प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय है? तो पृथ्वीराज रासो में कुल 69 समय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 148 है, पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? तो पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने वाले जो विद्वान वो जलहन है। कौन है? जलहन जो है वो चंद्रबरदाई के क्या थे? तो पुत्र थे, और पृथ्वीराज रासो को पूर्ण उन्होंने ही किया। पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका का क्या नाम है? तो संयोगिता। याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका का नाम क्या है? तो संयोगिता जो है पृथ्वीराज चौहान की क्या है? तो प्रेमिका है। प्रश्न नंबर 150 है, पृथ्वीराज रासो में किसके किसके बीच युद्ध हुआ है? तो शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है वो पृथ्वीराज रासो में दोनों के बीच युद्ध हुआ है। प्रश्न नंबर 151 है, पृथ्वीराज रासो की भाषा शैली क्या है? तो डिंगल। याद रखिएगा, कहीं आपको पिंगल मिलेगा लेकिन इसका भाषा शैली क्या है? तो डिंगल है। प्रश्न नंबर 152, पृथ्वीराज चौहान के आश्रयदाता कवि कौन था? तो चंद्रबरदाई था, जो पृथ्वीराज चौहान के आश्रयदाता कवि था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को किस विद्वान ने जाली ग्रंथ कहा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहने वाले विद्वान कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा। प्रश्न नंबर 152 है, पृथ्वीराज की संवाद को सुखसुक्की किसने कहा है? तो पृथ्वीराज रासो की जो संवाद उसको सुखसुक्की संवाद किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की स्वाभाविक क्रियाशील महाकाव्य किसने कहा? तो गुलाब राय ने कहा। यानी गुलाब राय ने पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा। क्या कहा है? स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो के संबंधित 3 मत है। कुछ विद्वान प्रामाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान अर्धप्रामाणिक मानते हैं। तो प्रामाणिक में कौन कौन है? तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास और कर्नल ट्राडे सभी क्या है? तो प्रामाणिक मानते हैं। अब अप्रामाणिक मानने वाले रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामदास या गौरीशंकर ओझा, ये सब क्या है? तो ये अप्रामाणिक मानते हैं। अब अर्धप्रामाणिक कौन कौन मानते हैं? तो अर्धप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनिधि कुमार चटर्जी और मुंशी देवी प्रसाद, ये सभी क्या है? तो अर्धप्रामाणिक मानते हैं। प्रश्न नंबर 157 में चलते हैं, पृथ्वीराज रासो में कुल कितने संस्करण मिलते हैं? तो पृथ्वीराज रासो के कुल 4 संस्करण याद रखिएगा। सबसे प्रमाणित संस्करण अगर परीक्षा में पूछ दे तो अंतिम संस्करण है, जो सबसे लघु संस्करण भी है, जिसमें मात्र 1300 छंद है, जो सबसे छोटा भी है और प्रमाणिक भी। याद रखिएगा, छोटा भी है और प्रमाणिक है अंतिम संस्करण। अगला
है, एक कथन आया, पुस्तक जलन हाथ दे चली गजर निरीप काज। यह पंक्ति किस के रचयिता कौन है? तो चंद्रबर दाई ने अपने पुस्तक को जलहन को हाथ में देकर उसे पूरा करने के लिए वे भी क्या हुए थे, तो अपने जो आश्रयदाता राजा थे अर्थात पृथ्वीराज चौहान के साथ गजनी चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 159 है, जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? जयचंद प्रकाश जो भाटकेदार की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो मधुकर कवि के है। परमाल रासों के रचयिता कौन है? तो जगनी के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 162 नंबर प्रश्न है, किस रचना में बनाफर शाखा के दो क्षत्रिय वीर आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है? तो परमाल रासों में जो है बनाफर शाखा के दो क्षत्रिय वीर आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है, वो परमाल रासों में है। और परमाल रासों का अन्य नाम आल्हा खंड भी है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 162 ये हो गया। प्रश्न नंबर 163 है, 12 बरस ले कुकर जिए 13 ले जिए सियार। यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसकी पंक्ति के रचयिता तो ये परमाल रासों से है। तो परमाल रासों के रचयिता कौन है? तो परमाल रासों के रचयिता हैं तो जगनी जो है वो परमाल रासों के रचयिता है। और यह पंक्ति आ जाए तो किस रचना से है? तो परमाल रासों से है। इसके रचयिता कौन है? तो जगनिक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 164 में चलते हैं। रणमल छंद के रचयिता कौन है? तो श्रीधर जो है रणमल छंद के रचयिता है। प्रश्न नंबर 165 है, विजयपाल रासों के रचयिता कौन है? तो नल सिंह जो है विजयपाल रासों के क्या है? तो रचयिता है। प्रश्न नंबर 166 है, जैन कवियों की रचनाएं किस शैली में मिलती हैं? तो जैन कवियों की जो रचनाएं हैं वो आचार शैली में, रास, फागु या चरित, ये अंत में लगा मिलेगा। आचार जैसे श्राव का आचार, आचार आया ना, श्राव का आचार, भारतेश्वर बाहुबली रास, नेमिनाथ फागु, इस प्रकार के मिलते हैं। 167 नंबर प्रश्न है, जैन कवियों का प्रचलन किन किन स्थानों पर रहा? तो वे गुजरात, राजस्थान और भारत के जो दक्षिण भाग है उधर जो है जैन कवियों का प्रचलन रहा। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ जो है वो उपदेश रसायन रास है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 169 है, हिंदी की किस रचना में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी की किस रचना में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है? तो श्रावकाचार में जो है श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। और श्रावकाचार में कुल 250 दोहे हैं। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार के रचयिता कौन है? तो देवसेन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हिंदी की प्रथम रचना भी कौन है? तो श्रावकाचार ही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम जैन आचार्य कौन है? तो हिंदी के प्रथम जैन आचार्य देवसेन को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार की रचना किस छंद में हुई? तो दोहा छंद में हुई, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 173। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार काव्य की रचना काल क्या है? तो श्रावकाचार काव्य की रचना काल 1933 ईस्वी है। प्रश्न नंबर 174 है, भारतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास जो है वो एक खंड काव्य जिसमें कुल 205 दोहे छंद हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 175 है, चंदन बाला रास काव्य के रचना काल क्या है? तो 1200 ईस्वी है। चंदन बाला जो है वो किसकी पुत्री थी? तो राजा दधिवाहन की क्या थी? तो पुत्री थी। प्रश्न नंबर 177 है, स्थूली भद्र रास के रचयिता कौन है? तो स्थूली भद्र रास के रचयिता जिन धर्मसूरी हैं। प्रश्न नंबर 178 है, राजा स्थूली भद्र किस वेश्या के माया जाल में फंसकर भोग वासना में लिप्त रहते थे? तो कोसा नाम की वेश्या के माया जाल में वो फंस गए थे। प्रश्न नंबर 179 है, किस जैन काव्य में यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाएं चित्रित है? तो रेवंतगिरी रास में जो है वो यात्रा और मूर्ति स्थापना की घटनाएं क्या है? तो चित्रित है। प्रश्न नंबर 180 है, किस साहित्य में हठ योग के अनुसार ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र है? तो नाथ साहित्य में याद रखिएगा, क्योंकि हठ योग का संबंध नाथ साहित्य से है। हठ योग का जो प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो गोरखनाथ थे। तो
नाथ साहित्य में ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र माना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 181, ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारूरा दुहा काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है कुशल लाभ, जिनका एक और नाम है कलोल कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो परमात्म प्रकाश के रचनाकार योगिंदु हैं। कौन है? योगिंदु हैं। ये आपको जानना क्यों जरूरी? क्योंकि मिलान वाला जो प्रश्न आता है उसमें अक्सर यही सब प्रश्न रहते हैं और आप फंस जाते हैं। प्रश्न नंबर 183 है, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? तो पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। नेमिनाथ फागु किसकी रचना है? तो नेमिनाथ फाग जो है वो उसके रचनाकार कौन है? तो राजशेखर सूरी जो है वो नेमिनाथ फाग के क्या है? तो रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 185 है, किस जैन कवि को छंदस चूड़ामणि कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस जैन कवि को छंदस चूड़ामणि कहा जाता है? तो स्वयंभू को जो है छंदस चूड़ामणि कहा जाता है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो मधुकर कवि जो है जय मयंक जस चंद्रिका के क्या है? तो रचनाकार हैं। आगे चलते हैं, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? तो 1253 ईस्वी में एटा पटियाली नामक स्थान में हुआ था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन था। ये सभी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कितने राजाओं का आरोहण देखा था? तो 11 राजाओं का क्या देखा था? तो 11 राजाओं का आरोहण देखा था। प्रश्न नंबर 191 है, आदिकाल का कौन सा कवि पहेलियाँ और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध रहा? तो अमीर खुसरो। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह तो प्रश्न कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के काव्यों का मूल उद्देश्य क्या था? तो अमीर खुसरो के काव्यों का जो मूल उद्देश्य था जनता का क्या करना? मनोरंजन करना। अमीर खुसरो को कवियों के राजकुमार की संज्ञा किसने दी? तो अमीर खुसरो को कवियों के राजकुमार की संज्ञा जो है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद दी। और खड़ी बोली के प्रथम कवि भी कौन हैं? तो खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो को ही माना जाता है। अगर आप क्लास 1 नहीं देखे होंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में, तो उसमें सारी प्रश्न वो सभी प्रश्न उसमें है। प्रश्न नंबर 194 है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। यह कथन किसका है? तो अमीर खुसरो जी का है, इसलिए इनको तूतीय हिंद भी कहा जाता है। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। विद्यापति के श्रृंगारिक पदों को श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा। अगला प्रश्न है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति की इन पदों को भी। यह कथन किनका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न नंबर 199 है, विद्यापति किस संप्रदाय से दीक्षित हैं? तो विद्यापति किस संप्रदाय से दीक्षित थे? शैव संप्रदाय से दीक्षित थे। अब आदिकाल से संबंधित एक और कथन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अब यह कथन किस विद्वान का है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। हम इस कथन को इसमें नहीं लिए क्योंकि हम आपको पूछना चाह रहे थे, और बहुत ही प्रसिद्ध प्रचलित कथन है। मुझे लगता है कि 90% विद्यार्थी जानते होंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न नंबर अगला है, विद्यापति किस संप्रदाय से दीक्षित थे? तो शैव संप्रदाय से। विद्यापति की कौन सी रचना भृंगी भृंगी संवाद में रूप में हुई? तो कीर्तिलता जो है वो भृंग भृंगी संवाद में इसकी रचना हुई है। अब एक और था भृंग भृंगी, अब यहाँ पर अगर आप चले जाएंगे अब पृथ्वीराज रासो, तो उसमें भी सुख की संवाद है, तो दोनों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 201 में है, विद्यापति की किस रचना पर उन्हें मैथिल कोकिल कहा गया? तो पदावली पर। अब यहाँ चर्चा करते हैं, विद्यापति की कुल रचनाओं की संख्या 16 मानी गई है, लेकिन प्रमाणिक रचनाएं कितनी? 14 है, अर्थात 14 रचनाएं उपलब्ध हैं, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल उनकी किस रचना पर कहा गया? तो पदावली पर कहा गया। और मैथिल कोकिल किनको कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति के यहाँ अन्य नाम भी हैं जो हैं अभिनय जयदेव, कवि शेखर, खेलन कवि, ये सभी नाम किनके हैं? तो विद्यापति के सभी नाम हैं।
अगला प्रश्न है विद्यापति का जन्म कब हुआ? तो 1350 ईस्वी में। विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? तो विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरिमिश्र था। विद्यापति की काव्य भाषा क्या रही? तो संस्कृत, अवध और मैथिली। यानी विद्यापति ने संस्कृत, अवध और मैथिली तीनों भाषा में क्या किए? तो काव्य रचनाएं किए। प्रश्न नंबर 206 है सेव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, ये सभी किनकी रचनाएं हैं? ये सभी रचनाएं जो है ये संस्कृत में सभी रचनाएं विद्यापति की है। प्रश्न नंबर 207 में चलते हैं। ढोला मारूरा दोहा किस प्रकार का काव्य है? तो प्रेम काव्य है। किस प्रकार का काव्य है? प्रेम काव्य है। अगला प्रश्न है ढोला मारूरा दोहा के नायक और नायिका कौन है? तो नायक है ढोला और नायिका कौन है? तो मारवानी है। प्रश्न नंबर 209 में है कुलय माला कथा। कुलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो कुलय माला कथा के रचनाकार है उद्घोतन सूरी। यहाँ पर कहा होगा कुलय माला कहा के रचनाकार कौन है? उद्घोतन सूरी। अगला प्रश्न है आदिकाल की कौन सी रचना शिलांकित भी है और चंपू काव्य भी है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। बी आई ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तो राहुल बेल है जो एक शिलांकित कृति है और गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य भी है। प्रश्न नंबर 211 में चलते हैं। राहुल बेल काव्य के रचयिता कौन है? तो रोड़ा कवि हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण गद्य पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दामोदर पंडित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है वर्ण रत्नाकर गद्य पुस्तक के किनका है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर जी का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 214 जॉर्ज ग्रियर्सन आदिकाल की शुरुआत कब से मानते हैं? तो 700 ईस्वी से मानते हैं। मिश्र बंधु आदिकाल की शुरुआत कब से मानते हैं? तो 700 विक्रमी संवत यानी 643 से मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की शुरुआत कब से मानते हैं? तो 1050 ईस्वी से यानी विक्रमी संवत 1050 यानी 993 ईस्वी से। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदिकाल की शुरुआत कब से मानते हैं? विक्रमी संवत 750 से। डॉक्टर नगेंद्र आदिकाल की शुरुआत कब से मानते हैं? तो 7वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न है किस काल की काव्य रचनाओं में युद्धों का सजीव चित्रण है? तो आदिकाल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भी आई है कि इस काल की काव्य रचनाओं में युद्धों का सजीव चित्रण मिलता है? तो आदिकाल की जो रचनाएं हैं उसमें युद्धों का सजीव चित्रण मिलता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उस काल में जितने भी दरबारी कवि हुआ करते थे वे अपने राजा के साथ कभी कभार क्या करते? युद्ध में खुद क्या करते थे? युद्ध भी करते थे। यानी युद्ध करते थे और युद्ध में ही रहकर वहाँ जो युद्ध में होता था उसका वो क्या करते थे? तो अपने काव्य रचनाएं करते थे। यानी युद्धों का सजीव चित्रण यानी वहाँ रहकर अपने आँखों से देखकर वो क्या करते थे? युद्धों का क्या करते थे? चित्रण करते थे। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है 220 आदिकालीन काव्य रचनाओं में किस अलंकार का प्रयोग कवि लोग अधिक किए हैं? तो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कवि लोग अधिक किए हैं क्योंकि वे अपने राजा की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा कर करते थे। जो भी उनके राजा होते थे उसकी प्रशंसा वे क्या करते थे? तो बढ़ा चढ़ा कर करते थे। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो आल्हा जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, नेट की परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव जो है उन्होंने माना है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन ये भी नेट के एग्जाम में पूछ चुका है ये भी प्रश्न। प्रश्न नंबर 223 है डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो राजस्थानी साहित्य से है। तो फिर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए पिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 224 सज्जन सकारे जाएंगे नैन मारे रोय मरेंगे रोय किसकी पंक्ति है? तो अमीर खुसरो की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 225 है अमीर खुसरो रचित खालिक बारी किस प्रकार का पुस्तक है? तो फारसी हिंदी शब्दकोश है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। खालिक बारी जो है फारसी हिंदी शब्दकोश है। ये परीक्षा में ये भी पूछ चुका है, ये भी नेट के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। बहुत ही वीवीआई है। प्रश्न नंबर 226 है किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? तो आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है बोधगान ओ दोहा के संपादक कौन है? तो हरप्रसाद शास्त्री हैं। ये प्रश्न लगता है रिपीट हो गया है।
प्रश्न नंबर 228 में चलते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोल चाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल का मानना था कबीर की अपेक्षा जो है खुसरो का ध्यान जो है बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। प्रश्न नंबर 229 है। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 230। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच एक टीला है, बालनाथ का टीला। ये किनसे संबंधित है? तो ये नाथों से संबंधित है, यानी नाथ 9 नाथ थे, उन सभी नाथों से संबंधित है बालनाथ का टीला। 231 प्रश्न है। द्वाश्रय काव्य के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र हैं। प्रश्न नंबर 232 है। किनका मानना था कि जोई जोई पिंडे सोई, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ये नाथ संप्रदाय के आधार पर जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। 233 प्रश्न है। किस साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य लिखे गए? तो जैन साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य लिखे गए, क्योंकि ये शैली थे चरित, आचार, रास, फाग, ये सभी क्या थे? तो जैन साहित्य के क्या थे? काव्य के जो प्रकार से शैली थे। अगला प्रश्न है। पौम चरऊ में कुल कितने कांड हैं? तो पौम चरऊ में कुल 5 कांड है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पौम चरऊ किन की रचना है? तो स्वयंभू की रचना है। इसमें जो 5 कांड है, विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। पौम चरऊ जो है राम कथा से संबंधित है, रामायण है। अपभ्रंश का रामायण ग्रंथ ही इसको माना जाता है। अगला प्रश्न है। हिंदी साहित्य में नख सिख परंपरा की शुरुआत किस रचना से होती है? हिंदी साहित्य में नख सिख परंपरा की जो शुरुआत है राहुल बेल से होती है। प्रश्न नंबर 236 है। संपूर्ण आदिकाल पर कौन सी प्रवृत्ति लागू होती है? तो वीरता की प्रवृत्ति लागू होती है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा था? तो वीरगाथा काल कहा था। प्रश्न नंबर 237 है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने भागों में प्रकाशित है? तो ये 16 भागों या 16 खंडों में प्रकाशित। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है वो 16 खंडों में कह सकते हैं या 16 भागों में क्या है? तो प्रकाशित है। प्रश्न नंबर 238 है। हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास का प्रथम भाग यानी प्रथम खंड का किस नाम से प्रकाशित है? प्रथम भाग कह सकते हैं या प्रथम खंड जो है वह हिंदी साहित्य की पीठिका। अब इसका द्वितीय खंड है हिंदी भाषा का विकास, तृतीय भाग है यानी खंड है हिंदी साहित्य का उदय और विकास, और 16वां भाग जो अंतिम खंड है 16वां खंड वो हिंदी का लोक साहित्य है। ये क्या होता है, कभी कभी आपको क्रम मिलाने के लिए आता है, तो 3 क्रम याद रख लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 239 है। ऐतिहासिक काल कर्म के अनुसार निम्नलिखित साहित्य का काल विभाजन है। तो आदिकाल, काल के बाद मध्यकाल, मध्यकाल के बाद संक्रांति काल और संक्रांति काल के बाद आधुनिक काल। ये भी आपको मिलाने के लिए आ सकता है, इसलिए ये हम आपको लेकर आए भी प्रश्न को। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा? तो अलंकृत काल कहा। मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को क्या कहा? तो वर्तमान काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को क्या कहा? तो संक्रमण काल कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या कहा? तो अपभ्रंश काल कहा। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो नाभा दास हैं। अगला प्रश्न है। भक्तमाल जो है किस प्रकार का ग्रंथ है? तो राम भक्त कवियों का एक जीवनी परक ग्रंथ है, यानी राम भक्त कवियों का इसमें जीवन वृत्त दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 247 है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? तो गोकुलनाथ है। कौन है? तो गोकुलनाथ जो है इसके क्या है? तो रचनाकार है। प्रश्न नंबर 248 है। 84 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों का जीवन चरित्र दिया हो गया? तो वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन चरित्र है। और 252 वैष्णवन की वार्ता में किनका जीवन चित्रण है? तो विठलनाथ के शिष्यों का जीवन का चित्रण है। अब देखिए तीनों का संबंध किस प्रकार है। तो गोकुलनाथ जो है उन्होंने 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता जो है ये जीवनी परक ग्रंथ को लिखे हैं। अब गोकुलनाथ जो है वो विठलनाथ के पुत्र थे और विठलनाथ जो है वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो वल्लभाचार्य के पुत्र कौन हो जाएंगे? विठलनाथ। और विठलनाथ के पुत्र कौन हो जाएंगे? गोकुलनाथ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। प्रश्न नंबर 250 में चलते हैं।
कालिदास हजारा के लेखक कौन है? कालिदास हजारा के लेखक कालिदास त्रिवेदी हैं। प्रश्न नंबर 251 में चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम है, यहाँ देख लीजिए। देखिए अब यहाँ जितने कालक्रम मिलान वाला जो आता है, मिलाने वाला, इसी में अक्सर फंस जाते हैं, तो हम उसे भी आपको बताने का प्रयास किए, इसलिए लेकर आए हैं। तो पहला याद रखिएगा, इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी फर्स्ट रहेगा। सेकेंड में शिव सिंह सरोज रहेगा। थर्ड में आपका द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान रहेगा। 4 में आपका मिश्र बंधु विनोद रहेगा। 5 में हिंदी साहित्य का इतिहास रहेगा। अब 6 में, अब इधर देखिए, इधर जो पूछता है उसी को हम लिए हैं। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास होगा, उसके फिर आगे कहेंगे तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल 52 में, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इनको हम क्यों लिए हैं? इनको हम जहाँ तहाँ से लें क्योंकि ये आते हैं, बाकी नहीं पूछते हैं, बाकी बहुत कम, ये ज़्यादा पूछ देते हैं। हो सकता है कि ये मिलाने वाला आ जाए, 1-2 ये मतलब इसमें से 2 दे दे और 2 इससे दे दे, तो देखिए क्या होगा, फिर से समझते हैं। मान लीजिए इसमें से कोई 2 दे दे और कोई 2 इससे दे दे, तो आप कंफ्यूजन कहाँ हो जाइएगा? आप ये तो जान लीजिएगा, ये दोनों क्रम यहाँ आप रामचंद्र शुक्ल तक सारे क्रम को जान लेंगे, 1 2 3 4 5। अब नीचे आप मिस्टेक हो जाएगा, अब नीचे कौन आगे होगा, तो इसी में आप कंफ्यूजन में फंस जाएंगे। इसीलिए हम इन सभी का रचना काल लेकर आ गए हैं। अब चलते हैं, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम। तो इधर चलते हैं। सबसे पहले श्रावकाचार, श्रावकाचार के बाद खुमान रासो, खुमान रासो के बाद राहुल बेल, राहुल बेल के बाद पृथ्वीराज रासो, फिर भविष्यत कहा और पाहुर दोहा। सबका देखिए ईस्वी सन भी दे दिए हैं, यानी रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम को पूछा है, तो सही अनुक्रम हम लेकर आए हैं। फिर है एक और, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रासो ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले खुमान रासो होगा, फिर पृथ्वीराज रासो होगा, फिर बिसलदेव रासो होगा, फिर परमाल रासो होगा। फिर रचना काल के अनुसार निम्नलिखित जैन ग्रंथों को देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम बाहुबली रास आएगा 1184, फिर आएगा आपका चंदन बाला रास 1200, अश्वली बद्र रास 1209 और रेवंत गिरिरास 1231। 255 में चलते हैं, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित जीवनी ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो सबसे पहले आएगा 84 वैष्णवन की वात्रा या 252 वैष्णवन की वात्रा 1568 ईस्वी में आया। भक्तमाल आया 1585 में, कालिदास हजारा आया 1718 में, और हिंदी नवरत्न आया 1910 में। ये सभी जीवनी परक ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर 256 है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित आदि कवियों का सही अनुक्रम। पहले सरप्पा होंगे, फिर स्वयंभू, फिर सबरप्पा, फिर पुष्यदंत। याद रखिएगा सबका हम यहाँ जीवन कब जिनका जन्म है वो भी दे दिए हैं। अब जन्म काल के अनुसार सिद्ध कवियों का अनुक्रम देख लेते हैं। तो सिद्ध कवियों का सबसे पहले सरप्पा आएंगे, फिर सबरप्पा, फिर लुइपा, फिर कन्हप्पा, फिर डोंडभीपा। ये भी पूछता है मिलान वाला में, इसलिए हम आपको लेकर आए। 258 नंबर का क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार अब आदिकालीन कवियों का एक और सही अनुक्रम देखते हैं। तो सर्वप्रथम चलते हैं गोरखनाथ, गोरखनाथ के बाद हेमचंद्र हुए, हेमचंद्र के बाद अब्दुल रहमान हुए, अब्दुल रहमान के बाद अमीर खुसरो हुए, उसके बाद विद्यापति हुए। प्रश्न नंबर 259 में है, जन्म काल के अनुसार रासो ग्रंथकारों का सही अनुक्रम, रासो ग्रंथकारों का। तो दलपति विजय 9वीं सदी, चंद्रबरदाई का समय है 11वीं सदी, नरपति नाल का है 12वीं सदी, सारंगधर का है 13वीं, जगनिक का है 13वीं और नल सिंह का है 15वीं। तो सर्वप्रथम कौन रासो ग्रंथकार आते हैं? तो दलपति विजय आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 260 है, अब यहाँ जन्म काल के अनुसार जो हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं उनका सही अनुक्रम कैसे होगा? सबसे पहले गारसा दातासी, फिर शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, फिर मिश्र बंधु जो 3 भाई थे, फिर रामचंद्र शुक्ल। ये भी क्या है? तो ये काल कर्मानुसार है, यानी साहित्य ग्रंथ भी काल कर्मानुसार है, यानी जिस प्रकार आपका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ को लीजिएगा उसी प्रकार इनके लेखकों को भी लेना है। अब आदिकाल की कुछ प्रमुख पंक्तियाँ हैं दी हुई हैं, देख लीजिए, सभी पंक्तियों को देख लेंगे। जिनको PDF नोट्स चाहिए PDF नोट्स ले सकते हैं। इसमें जितनी भी पंक्तियां हैं सभी पंक्तियां बहुत ही VVI है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में सभी पंक्तियां आती हैं। देखिए, पुस्तक जलहना हाथ दे चली गजन निरुपकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे के से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, ये तुलसीदास जी का है। आगे है देसिल बैना सब्जन मीठा विद्यापति का है। तो सभी जितना भी यहाँ पंक्ति है सभी पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। काका तरवर पंट
पंच विडाल। देखिए परीक्षा में क्या होता है, ये पंक्तियाँ देकर मिलाने वाला आ जाता है, मिलान वाला जो होता है इसी में आप फंस जाते हैं। तो जितने भी प्रमुख कवि हैं उनके मिलाने वाले जितने भी प्रश्न हैं सबको एकदम आप याद कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि पूरा संपूर्ण आदिकाल का निचोड़ हम प्रश्नोत्तरी सीरीज लेकर आए थे। तो जो भी साथी भारतीय विजन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ताकि आपके साथी के पास भी यह वीडियो क्लास जाए, ताकि वो अपना रिवीजन कर ले कि उसकी जानकारी कितनी है। यह जो क्लास हम जानकारी के लेकर आए थे कि आप कितना जानकारी, आप कितने प्रश्नों को जान रहे हैं। तो आदिकाल से जितने भी निचोड़ प्रश्न थे सभी प्रश्नों को आज हम लेकर आए। अब नेक्स्ट चलेंगे, अब जब भक्ति काल से निचोड़ प्रश्नों को लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।